अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज ये मेकअप क्लास है संडे की, क्योंकि क्लास हमारी वेडनेसडे को भी मिस हुई थी और इससे पहले भी काफ़ी क्लासेस मिस हुई थी। एक तो पहले भी सेमिनार था और उस वजह से भी मिस हुई, और हमें जो है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है क्लोज करना है सारे सिलेबस को, तो इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि आगे फिर कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी ऑनलाइन हो सकती है आईसीएमए की तरफ से, या कोई इमरजेंसी को ऐसे में छुट्टी कर सकता हूँ। तो इस वजह से जो है मेकअप क्लास रखी है। 31 अगस्त तक हमारी क्लासेज जो हैं वो रेगुलर स्केड्यूल हैं। अच्छा, मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो जो एक वेडनेसडे क्लास का इशू है उसको भी रिजॉल्व करना है। वो चलें, जब क्लास हो जाती है तो बीच में 5 मिनट की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं क्या है। अच्छा क्लास, चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ चुके हैं। लेट मी गिव यू अ रिमाइंडर फॉर द चैप्टर नंबर 8 क्या है, क्योंकि मैं हर कोर्स में जो है रिवाइज करवाता हूँ। चैप्टर लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर होता है, इससे से भी मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। अच्छा क्लास एज ए रिवीजन, ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 8 देख लें, क्योंकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट, और उसके चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। चैप्टर आउटलाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट, इट्स इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एंड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इसके अंदर हमने देखे। ऑपरेशंस की डेफिनेशन हमने देखी थी, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो डायग्राम है, इस कंप्लीट डायग्राम को फ्रॉम इनपुट टिल टू द आउटपुट एंड प्रोडक्ट तक, कस्टमर के हाथ तक जो है इस सारी चीज़ को मैनेज करना, ये क्या है, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, रेफरेंस टू एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट और a service. It includes purchasing, warehousing, and transportation. And I said it before, it's more than that. And what's more than that? Operation management सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। वेयर हाउस के अंदर स्टोर होना, इन्वेंट्री में जाना, प्रोडक्शन में प्रोसेस होना, ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफर होने के बाद फिर दोबारा से वेयर हाउस में फिनिश प्रोडक्ट का स्टोर होना, और वहाँ से दोबारा लॉरीज में जाके कस्टमर तक पहुँचना, ये सारे काम भी क्या हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। ऑपरेशन स्ट्रेटजी देखी थी, उससे पहले हमने स्ट्रेटजी को देखा था कि उसकी क्या डेफिनेशन है, फिर ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। कंपैटिटिव फैक्टर्स हमने देखे थे, ये सारे कंपैटिटिव फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस एंड हाउ यू पोजीशन योरसेल्फ, ये कंपैटिटिव फैक्टर्स हैं। लो प्राइस है तो कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, क्वालिटी है तो क्वालिटी को एनहांस करेंगे, मैकडोनल्ड फास्ट डिलीवरी देनी है तो आपने कितनी तेज़ी से डिलीवर करनी है, कोरियर सर्विस है तो आपकी रिलायबिलिटी कौन करती है, कस्टमर स्पेसिफिकेशन है तो जैसे डेल की अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, और ट्रेनिंग के एग्जांपल्स हमने देखा था, टाइमिंग और डिलीवरी। मिन्सबर्ग्स की इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की हमने 5 जो है वो पार्ट्स देखे थे, ऑपरेटिंग कोर, स्ट्रेटेजिक एपिक्स, मिडल लाइन, टेक्नो स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट स्टाफ। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, इट शुड बी अलाइन विद योर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड द मिशन ऑफ द कंपनी। स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन ऑपरेशंस, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हमने देखे थे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फोर्थ टॉपिक है ऑफ योर दिस चैप्टर, जॉब मेथड था, बैच मेथड एंड फ्लो मेथड। फिर फिफ्थ जो टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लांट मेंटेनेंस, वो हमने देखा। 6 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसके अंदर 4 चीज़ें हमने देखी, MRP, MRP2, ERP एंड OPT। MRP के फंक्शन, MRP2 के अंदर एडिशनल फंक्शन टू द MRP, और ERP जो है वो एज ए होल जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को जो है वो देखता है। एंड दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हार्डवेयर के साथ भी कनेक्ट और इंटीग्रेट होते हैं। ERP के फीचर्स हमने देखे थे, उसके फायदे और उसके नुकसानात, और फिर OPT हमने देखा था।
ऑपरेशनल कैपेसिटी के ऊपर मैंने काफ़ी एग्जांपल भी दी थी। पाकिस्तान के अंदर मेजर फैक्ट्री जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को कैसे कर रही हैं और कैसे नहीं भी कर रही हैं, ठीक है। सैब्रो के जैसे इंटरनल क्लैशेस का मैंने जिक्र नहीं किया। सैब्रो हमक मॉडल टाउन के अंदर वो 2 टन से ऊपर बनाते थे और I10 के अंदर जो फैक्ट्री है वो 10, 1.5 टन और 2 टन तक बनाते थे। इवन इनके 2 डिफरेंट प्लांट लगे हुए थे जो कि इनके आपस के क्लैशेस की वजह से लगे हुए थे और जिसमें वो वेरियस टाइप के जो हैं कैटेगरी के और टन्स के चीज़ बनाते थे। और फिर मैंने राहत वुलन की भी एग्जांपल दी थी, हाउ यू यूटिलाइज योर कैपेसिटी। अच्छा, ऑपरेशंस में एक और चीज़ है, एक मैंने 1-2 बार पहले जिक्र किया। देखें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर हमने एक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिम्बा जो है वो हमने विजिट की। शायद मैंने पहले जिक्र किया था, ये जैसे पेप्सिको कंपनी जिसका एक प्रोडक्ट पेप्सी है, पेप्सिको कंपनी के, क्योंकि कोका कोला सिर्फ बेवरेजेस के अंदर है, पेप्सी फूड एंड बेवरेजेस दोनों के अंदर है। कोका कोला ड्रिंक्स ही देता है और ऑलमोस्ट 60 से ऊपर उसके डिफरेंट फ्लेवर हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जो ड्रिंक्स रिलेटेड है, जिसमें डाइट कोक भी है, चेरी कोक भी है, पीच कोक भी है, रेगुलर कोक भी है, ठीक है। डाइट के अलावा अगेन शुगर फ्री कोक, लेमन कोक और बाकी स्प्राइट, और ये फ्लेवर तो यहाँ पे भी मरिंडा है या फांटा है कोका, तो ये ब्रांड्स उसके हैं। पेप्सिको के जो है दुनिया भर के अंदर फूड एंड बेवरेजेस के अंदर है। तो जो हमने सिम्बा चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विजिट की वो पेप्सिको की है। जैसे पेप्सिको का पाकिस्तान में ब्रांड नेम है चिप्स बनाने का, और चिप्स का जो ब्रांड नेम है लेज है, ठीक है। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में सिम्बा है। अब आप इमेजिन करेंगे उनकी मशीनरी बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी थी, कि वेरी ट्रेडिशनल, एंड वी वर शॉक्ड टू सी के इस ऐसी कंपनी के जो कि इतनी बड़ी कंपनी है और दुनिया भर के अंदर छाई है और इसकी इतनी पुरानी जो है वो मशीनरी है। इसके वेरियस फैक्टर थे। एक तो फैक्टर ये था, जैसे मैंने पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर बताया कि साउथ अफ्रीका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, 40 to 60% अनएम्प्लॉयमेंट है, और गवर्नमेंट का ये रूल है कि 35% टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे और एक प्रोडक्ट को बनाने के अंदर वो फैक्ट्री 65% लेबर को यूज़ करेगी, मैनुअल यूज़ करेगी। खैर वो उसको ओबे नहीं करते। पास कंपनीज एज सेम एज और सिमिलर एज द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैक्टर भी हैं कि आपने टोटल कंप्यूटराइज नहीं करना, आपने लेबर यूज़ करनी है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं इसको अब्यूज़ करती हैं और हमारे अथॉरिटीज़ भी जो हैं वो उनसे एज सच कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं करती, क्योंकि अगेन उन अथॉरिटीज़ की वही बात है, करप्शन एंड ब्राइबरी है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जब सिम्बा में हमने विजिट किया तो ये ओल्ड मशीनरी होने की वजह एक ये भी थी, लेकिन उसके अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा उनकी वो हुई जो चीज़ समझ में आई कि सिम्बा जो है वो साउथ अफ्रीका का 90% पोटैटो जो चिप्स है वो ले लेता है, मोर देन 90%। सप्लायर से भी बाय कर लेता है और उसकी अपनी जमीन भी बहुत ज्यादा लैंड एक्वायर करके वहां पे आलू उन्होंने लगवाया, उन्होंने लगा जो है साउथ अफ्रीका के जितने सप्लायर हैं, बड़े सप्लायर्स हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और वो उनसे आलू ले लेते हैं। तो अब उनकी फैक्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो ना हो, लेटेस्ट मशीनरी हो जिसके अंदर वेस्ट भी कम हो, लेबर भी हो, लेबर का तो पॉलिटिकल फैक्टर भी आता है, लेकिन स्टिल हाउ इससे एडवांस हो, क्योंकि दैट वाज वेरी ओल्ड फैशन और बड़ा ओल्ड प्लांट था जिसके ओवर कुक्ड हो जाते थे, जल जाते थे चिप्स, जिनको वहाँ पे मैनुअल लेबर जो है वो साइड पे कर रही होती थी, निकाल रही होती थी जो जले हुए थे। इवन उन्होंने हमें खुद बताया कि यहाँ पे अगर 6 लोग खड़े हैं जो जले हुए चिप्स को निकाल रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मशीनरी है, उसमें लेजर है जो कि जले हुए चिप्स को निकाल देता है। यहाँ पे अभी मैनुअल हो रहा है, लेकिन उस प्लांट को इसलिए से तो वो एनहांस कर सकते थे कि उनकी वेस्टेज कम हो गया। आगे हम ऑपरेशन के अंदर पढ़ेंगे, वेस्टेज कम होना भी कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करना है, कि आपकी फैक्ट्री के अंदर वेस्ट कितना कम है चीजों का।
उनको इस लिहाज से था कि साउथ अफ्रीका के 90% जो है सप्लायर से आलू की इनकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो इनको बेचते थे। बाकी आप समझ सकते हैं 10% डोमेस्टिक कंजप्शन भी है और अदर फैक्ट्रीज भी हैं या अदर यूजेज भी है पोटैटो की। तो दीज आर द अदर वेज जिसके अंदर ऑपरेशनल कैपेसिटी की लोग फिक्र नहीं करते, कंपैटिटिव एडवांटेज की नहीं करते, वेस्टेज की नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी मोनोपली इस लिहाज से कायम है कि 90% साउथ अफ्रीका का आलू हम खरीद लेते हैं। तो खैर दीज आर द थिंग्स एज वेल जहाँ पे लोग ऑपरेशनल कैपेसिटी, वेस्टेज और इन चीज़ों को नहीं देखते। अच्छा खैर ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने लेवल कैपेसिटी प्लान, चेज डिमांड प्लान एंड डिमांड मैनेजमेंट प्लान, ये हमने कैपेसिटी के डिफरेंट अप्रोचेस देखी थी, ठीक है, मेथड्स देखे थे। और अगेन फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्यूइंग थ्योरी भी हमने क्यूइंग थ्योरी, क्यू बनना लाइन या कतार वाली थ्योरी भी हमने इसके अंदर देखी थी, ठीक है। अच्छा इफ गो बैक टू द चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आज जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्वालिटी इसके अंदर हम चैप्टर आउटलाइन में देखेंगे द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या स्कोप है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन में क्वालिटी का, क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोचेस क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, TQM, मैनेजिंग क्वालिटी यूजिंग TQM, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉयस है, लीन प्रोडक्शन, ये वो लीन प्रोडक्शन है जहाँ पे आप वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM एंड द TQMX मॉडल इसमें देखेंगे, और लास्ट इज द सर्विस क्वालिटी, क्वालिटी रिलेटेड टू सर्विसेज, क्योंकि अभी हम क्वालिटी के अंदर जब देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड इट्स अबाउट द सर्विसेज एज वेल, ठीक है। अच्छा क्लास मैं एक पूछना चाहूँगा नेक्स्ट स्लाइड से पहले आपसे कि आपके नज़दीक व्हाट इज अ क्वालिटी, कैन यू राइट इट इन द टेक्स्ट, जो बॉक्स उसके अंदर राइट करेंगे, बताएंगे कि क्वालिटी क्या होती है, वट एवर डेफिनेशन यू थिंक, ठीक है, जो समझते हैं आप क्वालिटी की वो प्लीज लिख दें ताकि हम डिस्कशन को आगे स्टार्ट कर सकें। अच्छा ये ठीक है, बहुत अच्छे माशाल्लाह से गुड हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू चार्ज प्राइस, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चार्ज प्राइस जो चार्ज कर रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी हम इसे कहते हैं, वैल्यू फॉर मनी आई बिलीव पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर कोई जीन्स लेते हैं, एक जीन्स फॉर सपोज आपने 800 रुपए की ली, 2-3 साल बाद कोई पूछता है कैसा रहा तजर्बा, तो आप कहते हैं यार बहुत ज़बरदस्त रही, 3-4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, इसे ही मैं पहन रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ की है ना, इसका इतना ज़्यादा कलर फेड हुआ है और ना ही कोई इसकी स्टिचिंग ख़राब हुई है और ना कोई बटन वगैरह ख़राब हुए हैं, तो ये मैं तो कहता हूँ कि अच्छी है। एंड आखिर में आप कहते हैं यार पैसे पूरे करेगी, अक्सर हम जुमला बोलते हैं यार पैसे पूरे करेगी, ठीक है। एक आप लेते हैं 2000 रुपए की और आप कहते हैं पहली धुलाई के अंदर उसका कलर बहुत ज्यादा फेड हो गया,
और 5-6 महीने यूज़ की तो उसकी स्टिचिंग भी ख़राब हो गई, उसकी जिप एंड बटन्स ख़राब हो गए। सो अब कहते हैं पैसे ज़ाया किए, इतने पैसे जितने चार्ज कर रहे हैं वैसी क्वालिटी नहीं दी, इससे बेहतर तो वो थी जो मैंने 800 रुपए की ली है। सो दैट्स द क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, इसको हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। आप जज करते हैं जिस चीज़ की, जिस प्रोडक्ट की आप प्राइस दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको वो क्वालिटी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, या वो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब क्यू मोबाइल का स्मार्टफोन लें और सैमसंग का लें तो आपको पता लग जाता है जो प्राइस हमने पे की है उसके अकॉर्डिंग ही क्यू मोबाइल की फीचर्स हैं, उसकी रिलायबिलिटी है, उसका टच है और ये सारी चीज़ें। सो दैट्स रियली ट्रू कि जो चार्ज प्राइस है वो एंड क्वालिटी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं, जो वो चाहता है कि उसे ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है, और गुड मटेरियल का प्रोडक्ट, ये सारी है। देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वाकई ये डिबेट मैंने इस लिहाज से स्टार्ट की है, आगे हम क्योंकि डिफरेंट और वेरियस क्वालिटी की डेफिनेशंस देखेंगे और ऐसी हैं भी। मैंने जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ मैंने देखा है सोशल साइंसेस के अंदर मोस्टली किसी भी चीज़ की कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होती है कि आप कहें जी बस यही डेफिनेशन है, इसके अलावा कोई और डेफिनेशन आ नहीं सकती है। देर आर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ वन थिंग, लेकिन हाँ उनमें ये होता है 60 to 80% कॉमनैलिटीज होती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं, वही बात की जाती है जो कि ऑलमोस्ट सारे ऑथर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, एचआर की, ऑपरेशंस की, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की, एंटरप्रेन्योरशिप की, अगर इनकी डेफिनेशंस कोई देख लें तो आपके पास वेरियस ऑथर्स की डेफिनेशन आएंगी और वेरियस डेफिनेशंस के अंदर आपको 60 to 70 to 80% सिमिलरिटीज मिलेंगी, ठीक है। अच्छा अब बात करें क्वालिटी की, जो आप लोगों ने बताया सारों ने बिल्कुल सही बताया कि क्वालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। किसी ने कहा स्टैंडर्ड के मुताबिक, ठीक है। अच्छा ये स्टैंडर्ड भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वाकई बिल्कुल ऐसी बातें हैं। सो दैट्स व्हाई दैट माय पॉइंट के हम डिस्कस कर सकें ताकि वी शुड बी इन्वॉल्व और हमें हो तो वाकई। और ये स्टैंडर्ड, फिर क्वेश्चन आता है ये स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड करने वाली, सेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। अच्छा स्टैंडर्ड सेट करने वाले कस्टमर खुद भी हैं, क्योंकि कस्टमर इज द बेटर जज और वो सबसे बड़े जज होते हैं किसी भी चीज़ के। अच्छा फिर आपने कहा वैल्यू फॉर मनी, यस द मनी वी आर चार्जिंग, द प्राइस वी आर चार्जिंग, उसके अगेंस्ट हम प्रोडक्ट कैसी दे रहे हैं, ठीक है। अगर चाइनीज मोटरसाइकिल है और होंडा मोटरसाइकिल है तो उसके अंदर फर्क है, और होंडा की प्राइस भी हाई है एज कम्पेयर टू द वेरियस चाइनीज मोटरसाइकिल्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो मनी वो चार्ज कर रहे हैं वो वाकई ज़्यादा इस वजह से चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला दे रहे हैं। तो ये आगे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, और हर चीज़ की जो है आप ट्रस्ट कर सकें, रिलाई कर सकें, ये क्वालिटी है। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, एक शख्स एक घड़ी लेता है और उसके नज़दीक उस घड़ी की क्वालिटी ये है कि जब मुझे मेरे दोस्त देखे तो कहे वाओ क्या घड़ी है यार, कहाँ से ली तूने। और मैं प्राउडली बता सकूं कि ये राडो की, मैंने 20,000 की ये घड़ी ली है, ठीक है। एंड इफ आई वियर दैट वॉच तो वो इट लुक्स गुड, और किसी का ये कहना वाह यार बड़ी जबरदस्त गाड़ी घड़ी है, मेरे लिए तो वो क्वालिटी है जो लोगों की वाह निकाल दे, और जो जब मैंने पहनी हो तो अच्छी लगे। अब इसके नजदीक ये घड़ी की डेफिनेशन है, ये घड़ी ही है। उसके नजदीक है ये घड़ी मुझे टाइम सही बताए, रिलायबल, और मुझे कभी धोखा ना दे दे, और कभी मैं समझूं कि नहीं अभी तो 8 बजे हैं और पता लगे सर अदनान की क्लास जो है वो 9 बजे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मैं वक्त पे अपनी क्लासेस पे जा सकूं, मैं कॉलेज जा सकूं, अपनी क्लासेस अटेंड कर सकूं। तो एक ही चीज़ के लिए दो आदमियों की क्वालिटी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, ठीक है। कि एक सिर्फ टाइम चाहता है, रिलायबिलिटी चाहता है, और एक चाहता है बेशक टाइम सही दे या ना दे, मुझे इससे कंसर्न नहीं है, अलबत्ता अगर मैंने पहनी हो तो लोग वाकई देख के रश करें और कहें वाह यार ज़बरदस्त है, और दैट लुक्स गुड टू मी, मुझे अच्छी पहनी हुई लगे,
और लोगों का वाव फैक्टर आए, वाव क्या ज़बरदस्त चीज़ है। सो दैट्स द क्वालिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ बेंचमार्क सेट करेंगे, ठीक है। बेंचमार्क मेरा ख्याल हम लास्ट टाइम जिक्र कर चुके हैं कि जो सेट स्टैंडर्ड होते हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर, उसको मीट करना भी क्या है, क्वालिटी कहलाती है। और वो स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? ये जो करंट स्लाइड आपके सामने मौजूद है, इसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, ये स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करती है ISO, ठीक है। तो खैर ये हम देखेंगे। फिर समटाइम कंपनीज इन ISO स्टैंडर्ड्स से भी अबव अपना बेंचमार्क रखते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं, और वो ISO से भी बेहतर, रियली ऐसी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर भी जो इन्होंने स्टैंडर्ड दिया उससे भी हाई स्टैंडर्ड रखती हैं। तो वो उनका बेंचमार्क होता है कि हमारा ISO 9001 सर्टिफाइड नहीं, बल्कि इससे भी बेटर बेटर क्वालिटी हम जो है रखना चाहते हैं, हमारे स्टैंडर्ड इससे भी हाई हैं। तो वो बेंचमार्क वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन खुद से सेट करती है। अच्छा, फिर सम टाइम इंडस्ट्री में आपके कंपटीटर्स उससे भी अच्छा दे रहे हैं, तो अब आप कहते हो कि ये बेंचमार्क है हमारा, क्या हम इससे भी बेहतर अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स। फिर वैल्यू फॉर मनी के राइट प्राइस आप क्या चार्ज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मीन वो कस्टमर की, जो वन ऑफ आपके आप में से एक आंसर था कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल कर रहा है, दैट्स अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि ये जो हम चाहते हैं वैसी चीज इन्होंने प्रोवाइड की, ठीक है। अच्छा जी, पहली ही जो स्लाइड है इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। कि क्या है क्वालिटी, को हमने डिस्कस कर लिया कि क्वालिटी क्या है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट की, आगे हम फिर क्वालिटी को भी देखेंगे कि क्वालिटी को मैनेज कैसे करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर द प्रोडक्ट और सर्विस इज फिट फॉर पर्पस, यही वो चीज़ है जो अभी आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिट फॉर पर्पस, जिस मकसद के लिए बनाई है वो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड। अच्छा, जैसे लैपटॉप जिस पर्पस के लिए बनाया है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मोबाइल फोन जिस पर्पस के लिए बनाया गया, डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा, ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा आगे आएगी। ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है, जो कंपनी ने डिजाइन बनाया हुआ है उस डिजाइन के मुताबिक बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। देखिए, ऑपरेशनल डेफिनेशन है क्वालिटी की, मिक्सचर ऑफ डेफिनेशन, बट ये ऑपरेशनल पॉइंट है। मीटिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन, जो डिजाइन इस मोबाइल फोन का बनाया था, जो डिजाइन इस गाड़ी का बनाया गया था, जो इसके अंदर चीजें रखनी थी वो रखी गई हैं कि नहीं गई हैं, और कस्टमर्स की नीड फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट्स अ क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं एक मिनट दोबारा से शेयर करता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये वाली स्क्रीन विजिबल है आप सबको? क्वालिटी मैनेजमेंट की पहली स्लाइड जो है हमारी, चैप्टर नंबर 9, क्वालिटी मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। अच्छा, सुनस थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने क्या ऑलरेडी शेयर है। मदिया शी सेड यस, जिलेबास स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है। सोबिया को भी नज़र आ रही है, आपको अगेन नज़र नहीं आ रही। आई डोंट नो, आसिम ज़हूर फाफरा, शायद आप वेट कर लें थोड़ा सा, तो समटाइम नेट की स्पीड की वजह से भी होता है। तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगी, नज़र आ जाएगी स्क्रीन,
ठीक है। अच्छा, so that's a definition of quality management. Quality management एक और definition है, act of overseeing all the activities and tasks needed to maintain the desired level of excellence. ठीक है, जो excellence आप achieve करना चाहते हैं, जो best चीज, best product आप बनाना चाहते हैं, उन सारी एक्टिविटीज को ओवरसी करना क्वालिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, ऑथर ने क्वालिटी मैनेजमेंट से स्टार्ट की और फिर डेफिनेशन की है कि व्हाट इज द क्वालिटी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, किसी चीज को कमाल हद तक जो है वो आप आला क्वालिटी की या पाया तकमील तक पहुंचाएं या उसकी बेस्ट शेप आप दें, that is a degree of excellence that can be measured by standard, that can be measured by your customers. ठीक है, so ये डिग्री ऑफ, to what standard it is measured, किस स्टैंडर्ड के ऊपर ये मेजर की जाती है। और स्टैंडर्ड का जैसे हमने बताया कि ISO जो है वो स्टैंडर्ड देती है पूरी दुनिया के अंदर, और बाज़ कंपनीज उससे भी हाई अपने स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि हमने प्रोडक्ट इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का हमने बनाना है। ठीक है, बात तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी ISO स्टैंडर्ड्स को मीट ना करें तो वो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट लेके नहीं आ सकते जब तक वो ISO के सर्टिफाइड ना हो। ठीक है, ये क्या है हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर फंक्शनल वे कि वो प्रोडक्ट फंक्शन कैसे करता है। मोबाइल है तो उसकी क्वालिटी किस लिहाज से मेजर की जाएगी अगर इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो मोबाइल की जो है वो फंक्शनैलिटी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। गाड़ी है तो गाड़ी फंक्शन सही कर रही है कि नहीं कर रही। एक मशीनरी है तो मशीनरी का जो काम है, पर्पस है, फंक्शन है, वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये आप देख लें डिजाइन स्पेसिफिकेशन, सेकंड पॉइंट है, प्रोडक्ट इज मेड एरर फ्री एंड अकॉर्डिंग टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन। अगर आपको यहाँ पे ये लास्ट डेफिनेशन में आ गया मीटिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन, तो मैंने उसी टाइम कहा था कि ये इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर और ये फंक्शनल वे बता रहा है क्वालिटी का, क्वालिटी मैनेजमेंट का, कि आप ऐसे मैनेज करें कि प्रोडक्ट इज मेड एरर फ्री एंड अकॉर्डिंग टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो डिजाइन बनाया गया था उसका पेपर के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, कि इस प्रोडक्ट को कैसे फंक्शन करना है, इस मशीनरी को कैसे फंक्शन करना है, इस जनरेटर को कैसे फंक्शन करना है, ये जो उसका डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग वो चल रही है कि नहीं चल रही है। इसके अंदर ऑथर कहता है कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंसी क्या है, ये मुस्तकिल मिजाजी है। ठीक है, कि मुस्तकिल मिजाजी लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट आज क्वालिटी के दे रही है और साल बाद देखें तो वो क्वालिटी को लूज कर रही है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स पाकिस्तानी कंपनीज करती हैं। और बाहर की दुनिया को हमेशा पाकिस्तानी कंपनीज से यही ऑब्जेक्शन होता है कि फर्स्ट टाइम वो बड़ी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ वो क्वालिटी को लूज करते हैं। इसके अंदर हमारा ध्यान फौरन से चला जाता है कि पाकिस्तानी 2 नंबरी करते हैं। ठीक है, और बाज़ की इंटेंशंस भी ऐसी होती हैं, लेकिन आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं, सम टाइम ऐसा होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी की फिलॉसफी एनरिच नहीं होती है, उसके कल्चर के अंदर नहीं होती है, वो डेफिनेशन सारे लोग समझते नहीं है। आज लेबर एक चेंज हुई, जो नेक्स्ट आया उसने पहले से 10% लेस क्वालिटी की डेफिनेशन को समझा, उसके बाद वो चला गया, जो नई लेबर आई उसको भी क्वालिटी के बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं थी, कंपनी की फिलॉसफी का नहीं पता था, स्टैंडर्ड क्या है, कैसे मीट करना है, क्वालिटी को कैसे रिटेन करना है। और एक वक्त आता है कि ट्रेनिंग का कम होना, लोगों की को वेल ट्रेन ना करना अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और उसको मेजर ना, क्वालिटी मैनेज ना करना, वो कंपनीज क्या कर देती हैं, एक वक्त आता है क्वालिटी को लूज कर देती हैं। और यही वो रीजन होती है जब बाहर की कंपनीज पाकिस्तानी कंपनीज से ये कंप्लेन कर रही होती है कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो शुरू में तो सही थे और बाद में इन्होंने क्वालिटी को गिरा दिया, जिसकी वजह ये होती है कि कंसिस्टेंसी की मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है। उसमें हो सकता है उनके इंटेंशंस बिल्कुल ऐसी ना हो, लेकिन वो क्वालिटी को मैनेज नहीं कर सके, जिसकी वजह से एक फेलियर हो गया और बिजनेस क्लोज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऑथर कहता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसी की फर्दर डिबेट के अंदर अगर आप आपकी बुक के अंदर जो है वो
फर्दर आगे लिखे हुए कि आपने उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन को। और वो स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? आईएसओ सेट करता है, आपके जो हैं वो कस्टमर सेट करते हैं जो कि आगे आते हैं। सो व्हाट इज द क्वालिटी? क्वेश्चंस आर आइज, क्वेश्चन जो जहन में आते हैं, हाउ शुड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन बी सेट, हु डिसाइड्स व्हाट एन एक्सेप्टेबल टॉलरेंस लेवल शुड बी, ठीक है, एक ऐसा टॉलरेंस लेवल जिसके ऊपर यूजर कंप्रोमाइज कर दे, कस्टमर कंप्रोमाइज कर दे, ठीक है, गुजारा है, ये अच्छी है, बहुत अच्छी, वो तो वेल एंड गुड, ठीक है, और पैसे पूरे करेगी, ये वो स्टेटमेंट से जो आप कहते हैं कि यस क्वालिटी का प्रोडक्ट था, ठीक है। इसके आगे फर्दर कहता है कि कौन सेट करता है, इज दस टू फोकस ऑन द यूजर, आपका यूजर करता है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर में क्या है, दैट्स द कस्टमर। इन दोनों का आंसर देखें तो स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये जो अभी हम डिबेट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग वो कहता है यस दैट्स द कस्टमर, जो कि फोकस ऑन द यूजर यहाँ पे बात की है, जिसने उस प्रोडक्ट को यूज करना है वो आपके स्टैंडर्ड को डिफाइन करेगा, वो सेट करेगा स्टैंडर्ड के एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसको मीट कर रहा है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है, यूजर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है। और जुरान के यहाँ पे बताया कि वो चीज़ बनाई गई है, क्या वो पर्पस ही फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। एक जनरेटर बनाया गया है और उस जनरेटर का मतलब है कि उसको जब आप चलाएं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, और वो इलेक्ट्रिसिटी ही ना दे, प्रोड्यूस ही ना करे, तो आप क्या करेंगे, इसका फिटनेस फॉर यूज़ नहीं है। घर के अंदर आप फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, आप माइक्रोवेव ओवन लेते हैं, और जो उसका पर्पस है ओवन का चीज़ों को गर्म करना, और वो गर्म ही नहीं कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। गर्म तो करता है लेकिन सही नहीं करता, मशीन कपड़े तो धोती है लेकिन सही नहीं धोती है, फ्रिज चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में कि फिटनेस फॉर यूज़ नहीं है। अगर वो फिटनेस फॉर यूज़ है तो दैट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर स्पेसिफिकेशन और नॉट, ठीक है, दैट्स द क्वालिटी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑथर ने बताया है, ठीक है, कि क्वालिटी से रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या आती है, क्या कुछ कॉस्ट हो सकती है। आपके सामने स्क्रीन तो आ गई है, शायद आपने पढ़ा भी हो, लेकिन व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, आपके जहन में क्या आता है कि जब एक क्वालिटी को आपने मेंटेन करना है तो क्या कॉस्ट आती है। अच्छा जी, चलें, मेरा ख्याल आगे हम चलते हैं, कुछ ने आंसर दिया कुछ नहीं। अच्छा जी, देखिए कॉस्ट है, जैसे कि अभी मैंने बताया, सबसे पहले अगर हम इन जनरल वैसे एक बात करें तो एक प्रोडक्ट को जब क्वालिटी की हम देखते हैं, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा जहाँ पे मैंने बात की कि फर्स्ट पॉइंट था कि जब आपने कंपैटिटिव एडवांटेज या कंपैटिटिव फोर्सेज हैं, कैसे आपने कंपैटिटिव स्कोप किया, ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे कंपैटिटिव एडवांटेज लेना है। तो जब लो प्राइस है तो लो प्राइस तो क्वालिटी के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसने कॉस्ट को रिड्यूस करना है और उसने ऐसा प्रोडक्ट देना है जो कि उस लो प्राइस के अंदर वैल्यू फॉर मनी दे सके, कि सस्ते में जो चीज़ आ रही है वही चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करे, क्योंकि कस्टमर चाहता ही सस्ते में है, और जो सस्ते में चाह रहा है उसको पता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो लो ही होगी, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है क्यों मोबाइल सस्ते में है, तो क्यों मोबाइल की क्वालिटी क्या होगी, क्यों के स्मार्टफोन कैसे हैं और एप्पल या सैमसंग के स्मार्टफोन कैसे हैं, ठीक है, हम तो उसमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे।
बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन सैमसंग एंड एप्पल कि हम चाहेंगे कि उसकी कॉस्ट के उसकी जो है वो रिलायबल हो और श्योरली जो है उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, हम डिपेंड कर सके और वो क्वालिटी के लिहाज से अच्छा हो, अगर गिरे तो उसमें इतनी जल्दी फॉल्ट ना आए एज कम्पेयर टू द क्यू मोबाइल या अदर लोकल ब्रांड्स या अदर लो प्राइस ब्रांड्स के लिहाज से। तो ये तो एक चीज़ उस लिहाज से आती है। अब जब इस कॉस्ट को आपने अचीव करना है तो आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, वो ईच एंड एवरी शुड बी ऑफ ए गुड क्वालिटी, ठीक है। अब क्वालिटी रिलेटेड के अंदर जो कॉस्ट की बात आती है, इसको पढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं, इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट, ठीक है। और ये मेरे इवन ऑपरेशन मैनेजमेंट के टीचर ने बताया एट दैट टाइम, ही वाज आल्सो सेइंग रियली इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट, बट अकॉर्डिंग टू हिज फिलॉसफी, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्वालिटी के बारे में उन्होंने कहा, देखिए अक्सर यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है फैक्ट्रीज के अंदर एक प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद, ठीक है, उसका एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है, या हम उसको सुपरवाइजर कहते हैं, जो कि क्वालिटी को इंस्पेक्ट करता है। और अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो फिर दोबारा से उस आदमी को बताता है और उसको कहता है कि ये फॉल्ट को जो है वो आप करेक्ट करो। अच्छा, अब इस इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन करना प्रोडक्ट का, ठीक है, या इस सुपरवाइजर का प्रोडक्ट का इंस्पेक्ट करना, ये एक पहला फैक्टर लाता है जो क्या करता है, आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करता है कि आपने 2 या 3 या 4 लोगों के ऊपर उनके प्रोडक्ट बनाने के बाद एक सुपरवाइजर बिठाया हुआ है जो कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करता है और चेक करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, जो शख्स वो चीज बना रहा है, उसके शोल्डर के ऊपर से काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने हटा दी किस चीज की, क्वालिटी की, कि अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो अपने आप को हेल्ड अकाउंटेबल नहीं कह रहा। और अगर कोई चीज क्वालिटी की सही नहीं भी बनती है और उसको भी पता लग जाता है, कहता है ठीक है प्रोडक्ट बना देता हूँ, अगर सुपरवाइजर ने चेक कर लिया, फॉल्ट मेरा पकड़ लिया तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ा है तो फिर चली जाएगी, जाने देंगे, जब दे देगा तो देखी जाएगी। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम आगे पढ़ेंगे भी, और यही वो कॉस्ट है जो कि अभी इन 4 कॉस्ट के अंदर एक कॉस्ट आएगी, ठीक है, कि जो दोबारा से आप रीचेक करते हैं वो कॉस्ट क्या है, और रीचेक करने के बाद रीवर्क, उसके ऊपर चीज के ऊपर दोबारा से काम करना, ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है। इसके लिए हमारे टीचर कहते थे कि आप सुपरवाइजर ना रखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लास में अगेन आपको बता रहा हूँ, इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट, ये कल्चर भी वेरी करता है, ठीक है, कि आप उसके ऊपर सुपरवाइजर ना रखें, आप वैल्यू करें, ट्रस्ट करें और उस आदमी को कहें कि आपने ही ये स्टैंडर्ड आपको बताया हुआ है, ये रिटन डाउन आपके पास इंस्ट्रक्शन है, आपको ट्रेनिंग में भी बताया और आपको एक सैंपल भी दिखाया है कि ये एक बेंचमार्क है, ये वो प्रोडक्ट है जो कि क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, ऐसे प्रोडक्ट आपने बनाना है। और आपको ट्रेनिंग के साथ साथ बनाते हुए आपको ट्रेन भी किया गया। नाउ यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी के बारे में हमारे टीचर का कहना था, दैट्स द वे यू और एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, एल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। अच्छा, ये समाओ कुछ जगह पे देखा भी और कुछ जगह पे इम्प्लीमेंट भी हुआ, उसको मैंने लाइव खुद देखा। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, उसके ब्रांड है मैग्रेट के नाम से, और एक गारमेंट्स का भी है और शूज़ का, और अभी उसने शूज़ फैक्ट्री ली है, 3-1 साल हो गए। और इनकी जो क्वालिटी क्या है कि शू फैक्ट्री के अंदर हर एक लेबर को जूता बनाने के ऊपर उजरत दी जाती है जो उसने बनाया है। अगर वो एक दिन में 3 जूते बनाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और पर शू उसकी उजरत जो है वो 1000 रुपये रखी हुई है, और वो 3 जूते बनाएगा तो उसकी दिहाड़ी कितनी बन गई, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 3000 रुपये बन गई। अब इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि आप एक दिन में 2 ही बनाओ, लेकिन आपने खुद ही उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है। आपकी पर जूते की उजरत हमने 1500 रुपये कर दिया, आपने पैसे उसी लिहाज से उतने कमाने हैं, ठीक है। एंड सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन लिमिट कर देती हैं कि जहाँ पे आप ट्रेडिशनली 3 बनाते थे, अब आप सिर्फ 2 ही बनाओगे, 2 से ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते हो।
और 2 के अंदर भी उन्हीं प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने मेजर करनी है, किसी और ने नहीं करनी है। अच्छा, फिर क्या होता है, एजुकेशन होती है, एजुकेट करते हैं। आपने अब सुपरवाइजर नहीं रखा, चीज आई और आपने एंड में कलेक्टिव सैम्पलिंग कर ली, और वहां से अगर आपको पता लगे किसी के अंदर फॉल्ट है तो फिर क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, दोबारा से टीच करते हैं और दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जब बन के आते हैं तो उसमें कलेक्टिवली देख लेते हैं, किसी एक सिंगल को पॉइंट आउट नहीं करते, और देख लेते हैं अगर कोई फॉल्ट है तो दोबारा से उनको ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग करते हैं। ये चीज़ लेदर फैक्ट्रीज के अंदर होती है जहाँ पे जैकेटें बनती हैं, ठीक है। वहाँ पे ये होता है कि अक्सर सुपरवाइजर होता है, और ये मैं आपको लेबर की वर्क बात बताऊँ कि उनका भी काम होता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट्स आज दिन के अंदर बनाएं उतनी हमारी दिहाड़ लगेगी और उतने हमारे पैसे बनेंगे। और इसके अंदर ये उनका कहना है कि हमारा अगर कोई क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है, तो सम टाइम हम सुपरवाइजर को अपने साथ मिला लेते हैं और उसको कहते हैं जाने दें। सम टाइम गपशप हो जाती है, और सम टाइम एक क्योंकि चेक है ना, एक वॉचमैन है तो सारे लोग क्या करेंगे, उससे अच्छी गपशप भी लगाएंगे, उससे देखेंगे, उससे अलैक्स लैक रखेंगे और दोस्ती यारी लगा के सम टाइम वो इसकी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट जो बने उसमें से फॉल्ट ना निकाले, हमें रिवर्क करना पड़ेगा, हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। और अगर दिन में 4 बनाई है तो 4 में से अगर 2 पे रिवर्क है, रिवर्क करेंगे या 1 पे भी करेंगे तो मुझे ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा, जिसमें से वो कोशिश करेगा कि मेरा प्रोडक्ट अव्वल तो निकल जाए, अगर सुपरवाइजर के हाथ लग भी गया, उसने कोई डिफेक्ट निकाल भी लिया, ठीक है, एल्स क्या करेगा, छुपा देगा। तो फिर क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, उससे कहूँगा जाने दे, ये थोड़ा सा है, ये नहीं पता लगेगा। और जब ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा तो वहाँ पे क्या है, कंपनी की बिल्कुल एक किस्म की बदनामी है और आपका ब्रांड खराब हो रहा है, और ये वो कंसिस्टेंसी है जो कि अब नहीं रही है, और कंसिस्टेंट क्वालिटी के अंदर प्रोडक्ट कंपनी नहीं दे सकी है। तो इसी वजह से वो कहते हैं ट्रस्ट करें और उन्हीं लोगों को कहें। और एक वक्त आएगा, इसमें शायद 3 महीने 6 महीने साल लग जाए, कि एक वक्त आएगा कि आप अपनी कंपनी के अंदर ओवरऑल सारी ये क्वालिटी की फिलॉसफी एनरिच कर देंगे और हर पर्सन अपने आप को जिम्मेदार समझेगा कि उसने क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करना है। तो ये चीज़ें आती हैं क्वालिटी से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको बताता चलूँ जो आगे यहाँ पे आ रही है, साउथ अफ्रीका के अंदर इसी पॉइंट के अंदर क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट है। हमने निसान फैक्ट्री का प्लांट विजिट किया। आप इमेजिन करेंगे, सबसे पहले उन्होंने हमें चेंजिंग रूम का जो है विजिट करवाया। जो विजिटर थे, मैंने शायद आपसे पहले जिक्र किया, वो स्कॉटलैंड के थे, 14वीं सदी में डच एंटर हुए और 17वीं सदी के अंदर ये बरतानवी ले गए और सारे ये रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए, और बहुत जुल्म किया वहाँ पे। खैर वो सारे जुल्म और सारी चीज़ें बताते थे वहाँ के। हमने एक म्यूज़ियम का भी विज़िट किया। इस म्यूज़ियम के अंदर पिक्चर म्यूज़ियम था और वो सारे जुल्म और ज़्यादतियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई थी। और कई जगह पे ओल्ड म्यूचुअल फाइनेंशियल कंपनी एक हमने विज़िट की, वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया, जो रिप्रेजेंटेटिव थे कि क्या था। रॉबिनहुड आयरलैंड विजिट किया, जहाँ पे ये नेल्सन मंडेला को कैद में रखा हुआ था। प्रिजन नंबर 5 नंबर जो प्रिजन है उसमें इसको कैद किया हुआ था, और जिसमें बारक ओबामा ने अपने सेकंड टेन्योर के अंदर आखिरी विजिट किया था। एंड ही वाज स्टैंडिंग इन द प्रिजन नंबर 5, उसके दरवाजे पे खड़ा था, उसकी पिक्चर्स हैं। वी हैव सीन दैट प्रिजन। ये रॉबिनहुड आयरलैंड है, केप टाउन से 25 माइल्स समंदर के अंदर एक आयरलैंड में इनको कैद किया होता था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो काले थे। तो खैर 17वीं सदी के अंदर जब बरतानिया के लोग गए तो अपने साथ उनकी जो है वो स्कॉटलैंड की आर्मी के लोग भी गए थे, क्योंकि आर्मी के लोग उनके पास है। स्कॉटलैंड स्टिल, अगर आपको पता हो तो स्कॉटलैंड उनके अंडर है। आयरलैंड का हाफ ऑफ द पोर्शन है, हाफ ऑफ द पोर्शन नहीं है। तो स्कॉटिश जो आदमी है वो हमें विजिट करा रहा था। वो सबसे पहले हमें उस फैक्ट्री के चेंजिंग रूम के ऊपर लेके गया, जहाँ पे लॉकर से बेंच पड़े हुए थे, जहाँ पे लॉकर से उन्होंने अपने ड्रेस निकालने, पहननी है, पर्स पहननी है, जॉगर्स पहनने हैं और ड्रेस पहनना है, और वहाँ पे तैयार होके फिर उन्होंने फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर जाना है। और जब वो हमें रूम में लेके गया और उसने जब ये कहा, दिस इज वेयर वी मेंटेन क्वालिटी। अच्छा, उस रूम से शीशे और शीशों से सामने हमें फैक्ट्री नजर आ रही, एंड लिटरली वी वर शॉक्ड कि गाड़ियां वो उधर बन रही हैं
और यहाँ पे ये चेंजिंग रूम में हमें लेके आ गया है और हमें कहता है हम क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ठीक है, आई वुड रिपीट कि चेंजिंग रूम के अंदर उस स्कॉटिश जो उनके क्वालिटी मैनेजमेंट का, अब 8 साल क्वालिटी मैनेजमेंट मेरा अभी प्रोडक्शन के किसी और डिपार्टमेंट के अंदर था, तो उसने हमें बताया कि दिस इज जो चेंजिंग रूम है, दिस इज वेयर वी मेंटेन क्वालिटी। ये वो जगह है जहाँ पे हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और हम किसको देख रहे हैं? सामने प्रोडक्शन यूनिट को, जो कि सामने है, शीशों से नजर आ रहा है और गाड़ियां वहां पे बन रही हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस चेंजिंग रूम में कैसे क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है? वेयर दे कम अर्ली इन द मॉर्निंग, चेंज करते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर जाते हैं और गाड़ियां बनाते हैं। एक चीज अगर मैं क्लू के लिए बता दूं, इस चेंजिंग रूम में उनकी अटेंडेंस होती है। क्या कहते हैं आप? राइट योर आंसर्स। अच्छा जी, और 3 आंसर्स आए, मैं चारों के बाकी भी जो है इन्वॉल्व हों। अच्छा क्लास, ठीक है, योर आंसर्स आर रियली गुड। ठीक है, एक तो टाइम देने का ये है, स्टिल आंसर आ रहे हैं और स्टिल टाइम है। आप आंसर दे दें प्लीज। अच्छा, इसके इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करते हैं। एक बार लम्स में हमारी ट्रेनिंग हो रही थी और उस ट्रेनिंग के अंदर क्लासरूम डिस्कशन के ऊपर ट्रेनिंग थी। दैट वाज रिलेटेड टू केस स्टडी ट्रेनिंग, केस स्टडी से रिलेटेड थी। तो उसके अंदर एक हार्वर्ड का रिसर्च पेपर है जिसका टाइटल था
10 अनअकोमोडेटिंग बिहेवियर्स ऑफ टीचर्स, 10 ऐसे बिहेवियर्स जो बच्चों के लिए अकोमोडेटिंग नहीं होते, परेशानी का बायस होते हैं। खैर आप लोगों के लिए तो 10 तो थोड़े होंगे, आप कहेंगे टीचर्स के 10 तो नहीं है बल्कि 50 ऐसे बिहेवियर्स होंगे जो कि अनअकोमोडेटिंग है, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी खुश नहीं होते। तो खैर वो 10 थे जो हार्वर्ड ने लिखे, उसमें से एक जो था जो मुझे बाकी भी याद है, जो एक मैं आपसे शेयर कराया, तो एक जो मैंने वाकई फील किया कि हम अकोमोडेटिंग इस लिहाज से होता है। देखिए जब आप क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से ना, तो स्टूडेंट की फिर सोचने की सलाहियत जो है वो उजागर होती है और वो सोचना शुरू कर देता है, एंड स्टूडेंट बिकम क्रिएटिव जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, और स्टूडेंट इन्वॉल्व भी होते हैं। लेकिन अनअकोमोडेटिंग बिहेवियर कब होता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? जब टीचर वेट नहीं करते, थोड़ी देर वेट करेंगे और साथ ही आंसर देना शुरू कर देते। तो ये मैंने वाकई नोट किया और मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्टिल कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं अमल कर सकूं, वरना मेरे अभी तक स्टिल ये अनअकोमोडेटिंग है कि थोड़ी देर सब्र नहीं करते बल्कि हम आंसर स्टार्ट कर देते हैं, उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस कि मैं थोड़े पेशेंस के साथ आप लोग सोचें, सोचने के बाद राय दें, और ताकि फिर हम आगे डिस्कस कर सकें। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि दैट वाज द चेंजिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ देयर प्रोडक्ट। यस, इफ दे वांट टू चेंज, इफ दे वांट टू इंक्रीज, तो वहां पे वो फर्दर उनको गाइड करेंगे कि आज आपने इस तरह से स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है। और फिर क्वालिटी पे एम्फेसाइज करने के लिए भी हो सकता है, टाइम की पंक्चुअलिटी भी मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो उन्होंने वहां पे हमें आंसर दिया, ठीक है, जो कि वेरी राइट और बड़ा है। कहते हैं हमारी यहाँ पे अटेंडेंस होती है, और हम जब अटेंडेंस के अंदर आते हैं तो हर एक से हम पूछते हैं कि हाँ जी क्या हाल है आपके, आज आपकी तबीयत ठीक है, बुखार तो नहीं, कोई सर में दर्द तो नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम आपको हेल्थ से रिलेटेड है तो आप बताएं। अगर किसी की कोई फिजिकल या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहते हैं हम उसको प्रोडक्शन साइड पे भेजते ही नहीं है। तो दूसरी चीज, उसको अगर मेंटल, साइकोलॉजिकल और अगर उसके फाइनेंशियल कोई भी ऐसा इशू है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो हम उसको भी नहीं भेजते, और हम उसके इशू को रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद उसको हम प्रोडक्शन यूनिट पे भेजते हैं, उसको प्रॉमिस करते हैं, कमिट करते हैं, ठीक है। क्यों? कि वो कहते हैं कि अगर मेंटली तौर पे एक हमारा वर्कर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो वो जब प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जाएगा तो वहाँ पे वो सही परफॉर्म नहीं कर सकेगा, और वो प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट और वो फॉल्ट लेके आ जाएगा, जो कि हमें एंड यूजर पे जब पहुंचेगी तो फिर हमें एक इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम खराब होगा, जो ब्रांड को डैमेज करेगी। और फिर दूसरी चीज ये है कि वो हमारा नुकसान भी होगा, उस कस्टमर से वो चीज़ हमें वापस लेके उसे दोबारा सेट करके देनी है, और हो सकता है उस दिन उसने वो इन्वॉल्व रहा 50 से 60 गाड़ियों के बनाने के अंदर, और उसने 10 से 15 गाड़ियों के अंदर डिफेक्ट डाल दिया, या वो चीज़ उस क्वालिटी की सही फिट नहीं की जिस क्वालिटी की कंपनी चाहती है। तो दैट्स हाउ दे मैनेज द क्वालिटी। मैं कहा अगर ये चीज़ पाकिस्तान में करें, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया है कि उस आदमी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराए, तो कल्चर की मैंने बात की, एक तो मुल्क के कल्चर की भी और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की भी बात बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसमें मेरा ये था कि अगर ये चीज़ पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाते हैं और देखते हों, ठीक है। बट द कंपनी का कल्चर अगर बहुत सही है तो वो उस लिहाज से उस चीज़ को प्रमोट करेंगे, और अगर कोई इस तरह के हैबिचुअल है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करते हैं। और करेक्ट कैसे करते हैं? उसका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे, कोशिश करेंगे उसकी ट्रेनिंग रीट्रेन करें, उसकी काउंसलिंग करें, और फिर उसको जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट, अगर वो सूटेबल है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर वो भेज देते हैं, ठीक है। लेदर जैकेट वाली जो मैंने बात की, एग्जांपल दी, देखिए उसमें अगर वंस एक फॉल्ट आ जाता है
और वो शख्स खुद से बता देता है कि मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट आ गया है, अब उसको सीवियरली पेनलाइज किया जाए तो बिलीव करेंगे सेकंड टाइम वो नहीं बताएगा, वो उसको हाइड करेगा, छुपाएगा। तो दैट्स द कल्चर। अगर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है और उसको वो कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है वेल आपने खुद से बता दिया, इंस्टेड के कस्टमर के हाथ में जाता या हमारे शॉप फ्लोर पे जाता और शॉप फ्लोर पे जाके जब हमारे आउटलेट पे बिक रहा होता वहां पे पड़ा हुआ कोई कस्टमर आइडेंटिफाई करता तो वो बैड नेम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसको अप्रिशिएट करते हुए उससे अगर पूछते हैं कि क्या रीज़न है, और अगर रीज़न उसका अपने है और कोई ट्रेनिंग या रीट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो उसको ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, अब क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट आई बिलीव आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, यही पहले पे हम चले अगर प्रिवेंशन कॉस्ट। ठीक है, वर्ड से जाहिर है, जैसे मैंने बता दिया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप एहतियात करें, ना कि आप दवाइयां खाएं उससे पहले कि आप उसको प्रिवेंट ही कर दें। ठंडा पानी ना पिएं ताकि आपका गला ही खराब ना हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स बिफोर दे अकर। ठीक है, बचा लेना। देखिए, अब इस शू फैक्ट्री की जहां पे एक लेबर 3 बनाती है उसने कहा नहीं 2 बनाओ, लेकिन जहां पे एक के वो 1000 रुपए देते थे वहां पे वो एक ही शू के जो है वो 1500 रुपए दे रहे। ठीक है, तो दैट्स मीन कि उसको कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन वो ये कॉस्ट क्यों बियर कर रहा है? जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी वो डिलीवर करना चाहता है। अच्छा, इनकी मार्केट क्या थी? इनकी मार्केट यूरोप और अमेरिका है। हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट क्वालिटी के शूज को बनाएं और हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करें। सो दैट्स व्हाई वो एरर जो उसके अंदर प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स, उस जूते बनाने के अंदर जो डिफेक्ट आ रहा है उसको प्रिवेंट करने की कॉस्ट वो बियर कर रहे हैं। और वो कॉस्ट क्या बियर कर रहे हैं? वो 2 की जगह कह रहे हैं उस लेबर को कि 3 की जगह कह रहे हैं आपने 2 ही बनाने हैं। आपको उनको क्या 1000 रुपए 2 के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ रहा है, एक के ऊपर 500 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है, लेकिन ये अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एज ए क्वालिटी के लिहाज से। तो इससे वो कह रहे हैं कि बेशक कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाए, आप जो है वो 2 ही बनाने हैं, ताकि 2 बनाते हुए एक दिन के अंदर आपके लिए टाइम भी है। ठीक है, और आप स्ट्रेस भी नहीं होगे, आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ेगी, टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, तसल्ली से सुकून से क्वालिटी वाले कोई डिफेक्ट ना आए, आप 2 जूते ही बनाओ। ठीक हो गया। इसी के अंदर आगे फर्दर कहता है कि डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद बिल्ट इन क्वालिटी। बिल्ट इन क्वालिटी वो जो बात की है कि ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएं जिनके अंदर फॉल्ट ना आए और वो हाई क्वालिटी के। ठीक है, डिफेक्ट्स को क्या कर लें, प्रिवेंट कर लें। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इन द बेस्ट वे टू डू देयर जॉब। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर उसको कोई फॉल्ट आ जाता है तो उससे पूछे कि उसको रीट्रेनिंग की जरूरत है, ये चीज़ अगर इस लिहाज से फॉल्ट आया, ये चीज़ बनानी नहीं आती है, इसको मोल्ड नहीं करना आता, बैंड नहीं करना आता, इसको स्टिच नहीं करना आता, वट एवर इज देयर वे, तो वो अगर आपको बताए तो फिर उसको क्या करें, आप उसको ट्रेन करें या रीट्रेन करें कि वो उन चीज़ों को, डिफेक्ट्स को रिमूव कर सके। और प्रिवेंशन में है जहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इसमें कहता है कि फर्स्ट टाइम ही उनकी ऐसी ट्रेनिंग करें कि जिसके अंदर वो प्रॉपर ट्रेन और वो उस प्रोडक्ट को सही और आसान और अच्छे तरीके से बना सके। सो दैट्स अ प्रिवेंशन कॉस्ट। क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ बताया और मैंने कह दिया डिबेटेबल है। डिबेटेबल है कि वाकई आप
उसी शख्स को रिस्पॉन्सिबल करेंगे इसकी क्वालिटी मेंटेन करने का, या फिर आप एक सुपरवाइजर रखेंगे जो क्वालिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये हफीज ऑयल इंडस्ट्री की बात है। वहां पे हमने जब विजिट किया तो वहां पे वो बड़े टिन्स थे, उनको मैनेज करते थे, वो फिल करते थे ऑयल के, घी के। फिर 5 लीटर वाला घी का डब्बा होता था, 2.5 लीटर वाला टिन का जो है वो डब्बा होता था। सबसे ज्यादा जो उनकी सेल हो रही थी वो लीटर के पाउचेस की थी, घी एंड ऑयल की। अब वहां पे हमने देखा जब एक मशीन थी, मशीन के ऊपर से पाइप आ रहा है और पाइप से ऑयल आ रहा है, और इसी तरह इन पैकेट्स के अंदर वो ऑयल फिल होता है। मशीन बड़ी प्रॉपरली उसको सील करती है, ऊपर से सील करती है, कट करती है, और वो पाउचेस नीचे गिरते रहते हैं। इतनी हाइट नहीं है, 2-3 फुट के उस पे से फिर वो कट होके नीचे गिरते रहते हैं, और वो ऊपर से आती है, फिल करती है, सील करती है, कट होते हैं, पाउच आते हैं। अब वो पाउच एक मशीन नहीं है, 5-6 मशीन थी, और उनसे पाउच कट के गिरते जा रहे हैं। और आगे आदमी बैठे हुए हैं जो कि 16 लीटर, आई स्टिल रिमेम्बर, 16 लीटर के पूरे कॉटन्स को जो है वो पैक करते हैं, और हर एक कॉटन के अंदर 16 लीटर जो है वो पैक होते हैं, 16 पाउचेस पैक हो रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, वो 2 आदमी उसके अंदर करें, बड़ी तेजी से भरते हैं, 16 पैकेट भरे, और उसके बाद फिर रखे, और उसके बाद ऊपर से टेप लगाई। टेप लगा के उनमें से एक आदमी आता था, आप इमेजिन करें, आगे आदमी है, वो लिटरली कुर्सी के ऊपर बैठा है, उसके सामने टेबल है, टांग पे टांग रख के बड़े आराम से बैठा हुआ है, और उसके टेबल के ऊपर तराजू पड़ा हुआ है। वो जो 5 मशीन्स लगी हैं, और हर मशीन के आगे 2 आदमी हैं जो पाउचेस को उठाते जा रहे हैं और डब्बे कॉटन्स के अंदर पैक करते जा रहे हैं, और ऊपर उसके बाद उसको सील करते हैं, टेप लगाते हैं। वो वहां से डब्बे लाते थे, उठा के इस स्केल के ऊपर रखते थे। स्केल का मुंह जो है इस शख्स की तरफ था, फेस, वो सिर्फ इतना काम करता था, इस स्केल पे इसको देखता था, ठीक है, और एक स्टेम्प थी जो साथ पड़ी होती थी, उसको उठाता था और उस डब्बे के ऊपर लगा देता था। इसका ये काम था, और बिलीव करें वो टांग पे टांग रख के बड़े मजे से बैठा हुआ था। और उसके क्या था कि वो डब्बे ला के रखे 16 लीटर वाले पूरे बड़े बड़े कॉटन, उसके सामने स्केल पड़ा हुआ है, स्केल के ऊपर रखा, और उसके बाद स्टैंप लगाई, और स्टैंप लगा के उसको आगे फर्दर कर दिया। अब ये 2 आदमी जो फिल कर रहे हैं, इजीली ये स्केल ओपन टेबल के ऊपर पड़ा हो सकता है, और कोई भी उसको अटेंड ना करे। यही जो 5 मशीनों में 10 लोग हैं, अपना अपना डब्बा भरें, ला के वहां पे स्केल के ऊपर रखें, देखें 16 लीटर है, स्टैंप उठाएं, उस डब्बे के ऊपर स्टैंप लगाएं, और उसको नेक्स्ट आगे फर्दर पास ऑन कर दें। फर्दर उस स्केल से भी लोग उठा के आगे स्टोर की तरफ लेके जाते थे। तो आप इमेजिन करें जो कॉस्ट है उस आदमी की, जो कि टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, उसके सामने टेबल है, टेबल के ऊपर स्केल पड़ा हुआ और साथ ही स्टैंप पड़ी हुई है, उसने सिर्फ ला के भी बंदे रख रहे हैं, वो रख रहे हैं उस स्केल के ऊपर, उसने स्टैंप उठानी है, उसके बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे डब्बे क्लोज होते हैं उस जगह पे, दोनों जगह पे बड़ी स्टैंप लगानी है, और वो फिर आगे फर्दर लोगों ने उठा के ले जाना है। अब ये जो वो कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ये रिमूव भी की जा सकती है इजीली, कि अब ये 10 के 10 आदमी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा 1 लीटर आ जाता है तो दोबारा से उसको खोलें और उसको दोबारा से अनपैक करें, 1 लीटर वाला पाउच निकालें और उसको बंद कर दें। अव्वल तो वो इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि वो इतनी जल्दी से गिनते हैं और पैक कर रहे होते हैं कि उन्हें पता है कि इसके अंदर 16 ही है। तो ये कॉस्ट रिमूव की जा सकती है, बट दैट डिपेंड्स कि क्या फैक्टर्स होते हैं, क्यों उन्होंने वो रखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों पे ट्रस्ट है और वही उस लिहाज से उस ट्रस्ट को फुलफिल कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कर सकते हैं। मेरा वही जो पॉइंट ऑफ डिबेट थी कि आप उन्हीं आदमियों पे ट्रस्ट करें, और वो जो लेदर फैक्ट्री के अंदर मैंने बताया कि डिफेक्ट आता है तो वही लोग उस डिफेक्ट को करेक्ट करें, उनके ऊपर सुपरवाइजर ना हो, और हर एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लोगों के शोल्डर से उतर के मैनेजमेंट के शोल्डर पे आ जाती है। इसमें क्या होता है कि अब वो समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरी लेदर की जैकेट में डिफेक्ट आया तो सुपरवाइजर देखेगा, उसकी ड्यूटी किस लिए है, यही है ना। वो लोग ये कहेंगे वो किस लिए है, वो किस चीज़ के पैसे लेता है, वो किस चीज़ की तनख्वाह लेता है,
फॉल्ट आ गया तो वो निकाल देगा, ठीक है। अगर मेरे पैसे कटने हो तो कट जाएंगे, नहीं है तो वो आगे पास ऑन कर देगा। तो ये वो चीज आती है, इसमें वो कहता है कि इसमें इंडिविजुअल अपने शोल्डर से क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतार के सुपरवाइजर एंड ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या हायर मैनेजमेंट के शोल्डर्स पे डाल देता है, और खुद वो तो क्या दोबारा से खोल के, टेप भी मालिकों की है, डब्बा भी मालिकों का है, खोल लेंगे और खोल के दोबारा एक पाउच निकाल लेंगे, दोबारा से टेप लगा लेंगे। तो फिर अब क्या थिंकिंग आ जाती है, ये थिंकिंग आ जाती है। और अब ये शख्स जब उनको पैक कर रहा है तो वो उस लिहाज से इन्वॉल्व नहीं है जिस लिहाज से अगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए और ये उसे कहा जाए कि आपने खुद से ही इसके वेट को मैयर करना है, स्टैंप लगानी है और आगे से बंदे उसको उठा के ले जाने हैं और आपने दोबारा आ जाना है, दोबारा से इनकी पैकिंग करना स्टार्ट कर देनी। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि ऑथर डिबेट करना चाहता है। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इस कॉस्ट को आपने कैसे रिमूव करना है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो है उसने एक ट्रेडिशनल अप्रोच का एक सिनेरियो ही दिया हुआ है जो हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर, कि जिसके अंदर एक ट्रेडिशनल अप्रोच यूज हो रही है। तो पहला क्या, प्रिवेंशन कॉस्ट, डिफेक्ट होने ही ना दें। सेकंड क्या, अप्रेजल कॉस्ट, जो सुपरवाइजर की कॉस्ट है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, वो कॉस्ट है। थर्ड क्या, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, cost before the product or service reaches to the customer, that's internal failure. आज ब्रेक को जल्दी नहीं ले रहे, अभी तो 40 मिनट हुए हैं। नहीं, अच्छा सॉरी, मेरे जहन में था कि अच्छा 9:30 आई एम सॉरी। ठीक है, इंटरनल फेल 15 पे हम वापस आते हैं, 10:09 हुए हैं, 15 पे इंशाल्लाह फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं।
जब भी बात करता हूँ ना, वहाँ से पहले खिड़की से आगे देखते हैं। अच्छा अच्छा जी, क्लास होपफुली वापस आ गए होंगे आप लोग। क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, और हम इंटरनल फेलियर कॉस्ट के ऊपर थे। ये वो कॉस्ट है जो जैसे लिखा, कॉस्ट बिफोर द प्रोडक्ट सर्विस रीचेस टू कस्टमर, उससे पहले जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो फेलियर्स आते हैं, ये उनकी कॉस्ट के बारे में है। द कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम अ फेलियर टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये वो कॉस्ट है जो कि हमने ऊपर वाली कॉस्ट पढ़ी है, ये उन्हीं का मिक्सचर है। वो यही कहता है उसी से आगे कि ऐसी कॉस्ट जो कि फेलियर टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड आपने सेट किए हैं, जिससे वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड्स किए हैं, वो स्टैंडर्ड है जो आपकी लोकल अथॉरिटी उसकी जो रिवर्क है, एसी में, मशीन में रीवर्क है, सारी चीज आप अच्छा क्लास, आवाज आ रही है सबको अभी? क्योंकि आवाज का इशू था और फिर साथ ही डिस्कनेक्ट होगी। वी आर स्टिल ऑन दैट इंटरनल फेलियर कॉस्ट और उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे काइंडली बता दें मेरी आवाज सही आ रही है? चलें, ठीक है, ठीक है। आई डोंट नो, नेट का इशू होगा, सम टाइम हो जाता है। नो, इट्स ओके। अच्छा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट की बताया, द कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम अ फेलियर टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे दोबारा से मैंने जिक्र किया, स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? आईएसओ सेट करता है। कौन करता है? आपका कस्टमर सेट करता है। आपकी लोकल अथॉरिटीज, जो नेशनल अथॉरिटीज हैं, वो सेट करती हैं, क्योंकि आईएसओ इन सब के साथ मिलके काम करती है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, कौन सेट करता है? आपको सेट करवाते हैं आपके कंपैटिटर्स, आपको बताते हैं कि ये बेंचमार्क है, क्योंकि जो बेंचमार्क है वो अब उसको उस लिहाज से सेट करेंगे क्योंकि वो इंडस्ट्री के बेंचमार्क है। आईएसओ स्टैंडर्ड से भी बढ़कर जो आप कंपैटिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप उनको मीट करें या आप उनसे बेहतर जो है स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर लें और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दें, अगर आप क्वालिटी के प्रोडक्ट देना चाहते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रीवर्किंग, रीवर्किंग की बात की, अगर लेदर जैकेट में प्रॉब्लम आ गई है तो रीवर्क की कॉस्ट है। मशीन के अंदर कॉस्ट रीवर्किंग की है तो वो है। शूज़ के अंदर, लेदर शूज़ के अंदर कॉस्ट है तो वो कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें आपकी
कॉस्ट ऑफ फ्री वर्क है जो कि उस पार्ट के अंदर फेलियर की कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, री इंस्पेक्शन कॉस्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी जो पहले डिबेट थी मेरी वो इसी लिहाज से थी कि हम आगे देख लेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आएंगे। री इंस्पेक्शन जिसमें अभी मैंने लतीफ़ ऑयल इंडस्ट्री की बात की है, हफीज़ ऑयल इंडस्ट्री है, लतीफ़ उनका ब्रांड है, जहाँ पे ऑयल पैकेजिंग के अंदर इंस्पेक्शन की कॉस्ट है। फिर कॉस्ट उन इंस्पेक्टर्स की जो कि सुपरवाइजर की जो लेदर जैकेट्स बनाने वालों को चेक कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट जो कि शूज बनाने वालों को चेक कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइसेस फॉर सब क्वालिटी गुड्स, समटाइम इट हैपेंस कि सब क्वालिटी जो गुड्स हैं उनकी आप सेलिंग प्राइस लो रख देते हैं। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, सारी नहीं करती हैं। बाज़ कंपनीज तो अपने सब स्टैंडर्ड को बेचती ही नहीं है। हाँ, जैसे कराची के अंदर फैक्ट्रीज हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को सेल करते हैं, ठीक है, और उनमें से कोई डिफेक्टेड माल आता है तो वो पाकिस्तान के अंदर सेल करते हैं। वो डिफेक्टेड माल के लिहाज से पाकिस्तान में लो प्राइस के अंदर सेल होता है। और अगर आपको पता हो, ईलो, एक्सपोर्ट, लेफ्ट ओवर, ये 3 एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत अच्छी इनकी रिसर्च है और उन्होंने देखा पाकिस्तान के अंदर कितनी जो है वो फैब्रिक वेस्ट होती है, कपड़े बने हुए वेस्ट होते हैं। तो इन्होंने उसी वेस्ट से पोलो रिपब्लिका के नाम से ब्रांड बनाया है जो कि बेस्ट क्वालिटी शर्ट सस्ते के अंदर देते हैं, क्योंकि ये वो और इसी तरह जो है कराची की जो जैसे अगर मैं कहूँ लिवाइस की बनी है या फिर गुची और आर्मानी की, मार्क एंड स्पेंसर की है, तो जो लो प्राइस में सेल होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं। बड़े ब्रांड्स तो उस डिफेक्टेड माल को लेते ही नहीं है, वो फिर इधर लो प्राइस के अंदर सेल हो जाती है। अलबत्ता एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर वाले वो प्रोडक्ट भी सेल करते हैं जो उनकी एक कैटेगरी है माइनर डिफेक्ट्स। माइनर डिफेक्ट्स की ईलो पे आप विजिट करें, exportelo.com.pk आई बिलीव, कुछ इस तरह की डोमेन है। अब बता गूगल में आप एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर करें तो आपको नजर आ जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली शायद लोगों ने विजिट भी किया और परचेज भी किया हो। तो ईलो के उनके अंदर एक सेक्शन बना हुआ है माइनर डिफेक्ट्स वाले, जिनके अंदर माइनर डिफेक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट को वो सस्ती प्राइस के अंदर सेल करते हैं। तो ये भी कॉस्ट आती है। जो प्रोडक्ट आपका डैमेज हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, उसको आपको सस्ते में बेचना पड़ता है, ठीक है। तो ये वो कॉस्ट है जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट आती है, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, कॉस्ट आफ्टर द product slash service reaches to the customer, the cost of recalling and correcting प्रोडक्ट सही नहीं था, आपने रिकॉल कर लिया, उसको दोबारा से उस फॉल्ट को आपने करेक्ट कर दिया, आता है। तो वो एग्जांपल्स देखिए, आज इसके अंदर भी आपकी कैडबरी की चॉकलेट की एग्जांपल है जो मैंने पहले दी थी, और वो इसके अंदर रिटन डाउन है, ठीक है। जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा भी और मैं चाहूंगा वो आप पढ़ लें, इसमें से किस लिहाज से क्या क्या कॉस्ट आ सकती है। तो रिकॉलिंग एंड करेक्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट जब चला जाता है कस्टमर के हाथ में आता है, कस्टमर देखता है, यूज करता है, डिफेक्ट होता है, दोबारा से भेजता है और कंपनी को, और कंपनी उसको करेक्ट करके देती है। तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ लॉस्ट गुडविल, देखिए जो सारी एग्जांपल दी थी मैंने आपको, उस लेदर जैकेट की भी एग्जांपल दी थी कि जब वो एक डिफेक्टेड जैकेट जब स्टोर के ऊपर आउटलेट में हैंग हुई है और वहां से कस्टमर उठाता है और उसको चेक करता है और उसको उस जैकेट में से फॉल्ट निकलता है, तो वो क्या आता है, ये वो एक कॉस्ट है
जो कि उस कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, जो कि कस्टमर एक एंग्री कस्टमर, मार्केट रिसर्च कहती है एक एंग्री कस्टमर 20 कस्टमर्स को खराब करता है। जो एक नाराज कस्टमर होता है, ये क्लास आप लोग भी आगे करेंगे पढ़ेंगे, वो 20 कस्टमर्स को खराब करता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि जब वो ख़राब कर रहा होता है एंग्री कस्टमर, तो उस टाइम आप सामने बैठे नहीं होते डिफेंड करने में और रीज़न बताने में कि क्या रीज़न हुई थी, हमसे ये प्रॉब्लम होगी, ये इशू हो गया, ये सही था नहीं था, कस्टमर सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपकी गुडविल लॉस्ट होगी जब आप देखेंगे कि एक मार्क एंड स्पेंसर का प्रोडक्ट गारमेंट्स का मार्क एंड स्पेंसर के स्टोर पे शेल्फ पे पड़ा हुआ है और वहाँ से कस्टमर उठाता है और देखता है उसके अंदर फॉल्ट है, वो कटा हुआ है, फटा हुआ है, सही स्टिच नहीं हुआ, उसकी फिनिशिंग सही नहीं है, धागा निकला हुआ है, तो मार्क एंड स्पेंसर का ब्रांड नेम जो है वो, उसकी गुडविल जो है वो लॉस्ट होगी, उसका इमेज खराब होगा। और वही बात है, एक नाराज कस्टमर 20 कस्टमर्स को और को खराब करेगा। तो इस लिहाज से कहते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इसी लिहाज से अगर एंग्री है तो वो भी वर्ड ऑफ माउथ में कहूँगा डी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। तो आपकी गुडविल भी लॉस्ट होगी क्योंकि नो इट्स इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के हाथ में है और कस्टमर कहेगा कि फलां प्रोडक्ट सही नहीं था। ठीक है, इससे आगे कंटेम्प्रेरी है और टीक्यूम से रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले हम जो है वो एक सिनेरियो में आपको चाहूँगा आप पढ़ लें और फिर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं उसके ऊपर। मैं ज़रा वो स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा जी, क्लास ये पढ़ लेंगे, ऑल्दो आपकी बुक के अंदर भी है, बुक से भी पढ़ सकते हैं जिनके पास बुक है, लेकिन ये मैंने शेयर कर दी है। ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है जो आपका टॉपिक है, जो आपकी थ्योरी है, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए एक सिनेरियो और एक केस दिया होता है जिससे आपको फर्दर क्लियर होता है जो जो कुछ आपने पढ़ा हुआ होता है। सो दैट्स एन इलस्ट्रेशन। प्लीज इसको पढ़ लें, इसको फिर हम डिस्कस करते हैं 10:40-42 पे हम इसको दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव 8 to 10 minutes।
अच्छा जी, क्लास मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। वो कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो रिलेटेड है विद द इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश आउटपुट और गुड्स इनवर्ड, ठीक है। जो रॉ मटेरियल आता है या तो उसकी इंस्पेक्शन है या फिर आप एंड प्रोडक्ट की जो है इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, इस इलस्ट्रेशन के ऊपर हम आते हैं, लेकिन ये लास्ट में अगर आप देख लें, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट अलाउज फॉर बिल्ट इन वेस्ट। अगर मैं कहूँ कि ये सारी जो आज की डिबेट की है और जो सारी मैंने एग्जांपल्स दी हैं और जो डिस्कशंस हमने की हैं, उसको ऑथर ने इसमें समराइज कर दिया ट्रेडिशनल अप्रोच में। क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रेडिशनल जो है वो अलाउ करती है फॉर बिल्ट इन वेस्ट, कि जी वेस्ट होना ही होना है। जैसा कि मैंने वर्ड पहले यूज किया था कि जब एक शख्स को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाते हो उसके एक्शंस के या उसकी क्वालिटी चेक करने के, तो वो अपने शोल्डर से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतार देता है और वो समझता है कि ये काम जो है ये सुपरवाइजर के करने के। समटाइम ऐसा होता है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर माइनर फॉल्ट आता है तो एक अलग से टीम होती है जो उन फॉल्ट्स को रिमूव कर रहा होता है। तो देयर इज अनदर टीम ऑफ 2 और 3 पीपल जो कि 10-12 लोग जो चीजें बना रहे हैं उनके डिफेक्ट्स को करेक्ट कर रही है। तो जब ये जो ऑथर ने बात की है कि ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट अलाउज फॉर बिल्ट इन वेस्ट, तो ये वही चीज है कि ये टीम कह रही है ठीक है जी डिफेक्ट आ रहे हैं तो क्या हो गया, जाने दो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो इंस्पेक्शन की टीम है या क्वालिटी मैनेजमेंट की टीम है वो इस फॉल्ट को खुद ही करेक्ट कर लेगी, एंड दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट। ऑथर कहते हैं, जो क्वालिटी मैनेजमेंट के गुरुज हैं, वो कहते हैं कि इस तरह से ओवरऑल कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते। हर एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। उससे आगे वो वेस्ट की बात करते हैं, हाउएवर वेस्ट रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। जब वेस्ट आएगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस होगी, क्योंकि लेस वेस्ट के साथ 10 प्रोडक्ट को बनने के अंदर 100 रुपये कॉस्ट आनी थी, लेकिन 10 में से 2 पे डिफेक्ट आ गया, आपकी कॉस्ट आ गई 110 रुपये। तो ये 10 रुपये आपका क्या है, लॉस है। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। सो दीज आर द रीजन कि ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्ड ही होती है वेस्ट के ऊपर, कि लोग का ये जहन है कि हाँ जी वेस्ट होगी। इसके अंदर सिर्फ पीपल इन्वॉल्व नहीं होते, आपकी मशीनरी, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर, आपकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब चॉकलेट मैन्युफैक्चर कैडबरी के बारे में ट्रेडिशनल अप्रोच बताइए। इंस्पेक्शन कॉस्ट, चॉकलेट वाज इंस्पेक्टेड, मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, वाज इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड एज इट केम ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। टेस्ट और उसको देखा जाता है, करेक्ट किया जाता है प्रोडक्शन लाइन से जब बाहर आती है, ठीक है। सब क्वालिटी जो है वो बाहर कर दी जाती हैं, ठीक है, और जिनकी शेप्स जो है सही नहीं है, ठीक है, और उनको यूज़ कर दिया जाता है बॉक्सेस के अंदर या मिल्क ट्रे के चॉकलेट्स के अंदर। आप देखते होंगे चॉकलेट्स के बॉक्सेस मिलते हैं जिसके अंदर वेरियस छोटी टॉफीज होती है, तो बड़ी चॉकलेट्स को वो जो शेप खराब होती है उनको छोटी टॉफीज के अंदर वो उनको पैक कर देते हैं, और फिर उसको उस लिहाज से इंटरनल फेलियर को वो उस उनमें फिर सेल करते हैं कि जो उसका वेस्ट है या उसकी सब अच्छी शेप की नहीं है, सब क्वालिटी है, तो उनकी टॉफीज बना के उनको बॉक्सेस के अंदर वो पैक कर देते हैं। ये वही चीज़ है जैसे मैंने बताया, ईलो वालों ने पोलियो रिपब्लिका के नाम से ब्रांड बनाया है, जो डिफेक्टेड मॉल है उसी के कपड़े वो दोबारा से रीस्टिच करके पोलियो रिपब्लिका बनाते हैं, लेकिन उसको लो प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट ये उस टाइम होती है जब स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रीच टू द कस्टमर। ये वो एग्जांपल है जो मैंने दिया था जिसमें से एक छोटा स्मॉल टुकड़ा मिल गया था
जिसमें से 1 मिलियन कैडबरी चॉकलेट जो है बार्स वो वापस कॉल कर ली गई थी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फॉल्ट आ गया था। तो ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। ये कॉस्ट हमने सैमसंग के नोट 7, अगर आपको पता हो, ये एग्जांपल भी मैंने दी थी और आपने मीडिया पे भी देखा होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है कि नोट 7 के अंदर फेलियर आ गया था। 25 लाख नोट 7 सैमसंग को पूरी दुनिया से उठाने पड़े, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स कंपनीज के अंदर आती हैं अगर उनकी प्रोडक्ट सही ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का है, ठीक है। आई थिंक ये स्क्रीन शेयर हो रही है, सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं, डिस्कस में नेक्स्ट में करूंगा, हम आगे नहीं पढ़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो जापान से 1950 में ओरिजिनेट हुई। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करती है। जहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन आज शुरू में हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे कंसिस्टेंट की बात कर रहे थे। तो जो मुस्तकिल मिजाजी से आप लगातार लंबे अरसे के लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, यही क्वालिटी है। तो कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आप क्वालिटी के अंदर लगातार इम्प्रूव करते रहें। Productivity and effectiveness obtained by establishment management responsibility for processes as well as outputs contributing to the improvement of quality। ये वो जो आज मैंने डिस्कस किया कि हर शख्स इन्वॉल्व होना चाहिए, तो तब भी टोटल क्वालिटी मेंटेन करेंगे और क्वालिटी के अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। दो चीजें, कंटिन्यूस इंप्रूव करना क्वालिटी को और हर, दैट इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल देखेंगे, मंडे को। होपफुली ये स्क्रीन अब नजर आ रही होगी, यही बस है, इसको हम कल ही देखेंगे। लास्ट आपकी स्लाइड है टीक्यूएम के बारे में। दो चीजें मैंने कहा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड जो लास्ट लाइन है स्लाइड की, every person in this process is contributing to the improvement of quality। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर शख्स इन्वॉल्व हो आपकी इस क्वालिटी के अंदर, दैट इज अ टीक्यूएम। और यहाँ तक आज के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्विकली रिवाइज कर लूँ। एक चीज आपसे डिस्कस करनी है, आज जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है। क्वालिटी मैनेजमेंट के अप्रोचेस हम पढ़ेंगे, टीक्यूएम हम पढ़ेंगे, मैनेजिंग क्वालिटी यूजिंग टीक्यूएम, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है, लीन प्रोडक्शन क्या है, आईएसओ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है, द टीक्यूएमएक्स मॉडल क्या है, सर्विस क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मैनेजमेंट आज इसमें हमने देखी, फिट फॉर पर्पस एंड नीड्स फॉर द कस्टमर एंड लेवल ऑफ एक्सीलेंस आपने अचीव करना है। क्वालिटी क्या है, वेरियस डेफिनेशंस हमने देखी, खुद से भी डिस्कस किया क्या है। और फिर हमने देखा फिटनेस फॉर यूज एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड दैट इज द क्वालिटी। क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, और टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ तक आज हमने देखा है। अच्छा क्लास, अब आपसे ये मैंने पूछना है, क्योंकि हमारी वेडनेसडे की क्लास का इशू स्टिल रिजॉल्व नहीं हुआ, जो कि मैं 11:30 बजे लेना चाह रहा हूँ। आज भी शफीक साहब से मैंने डिस्कस किया है और उन्होंने कहा है कि उस वक्त मेरे ख्याल लास्ट में फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स की हो रही है। तो अब ये जिला अब्बास से भी मैंने कहा था, इस बारे में दोबारा डिस्कस नहीं हो सका। कितने और की जो है, कितने स्टूडेंट्स की मेरी क्लास में फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट 11:30 बजे हो रही है? और क्या ऐसा हो सकता है उन सर को मूव कर दें टूवर्ड्स द 9:30 टिल 11:30 तक, वो पढ़ा लें और उसके बाद मैं पढ़ा लूँ? इसको भी काइंडली एड्रेस कर लें, देख लें। मैसेजेस मेरे पास आए हैं, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स की है। चलें,
ये बड़ा इशू आ गया थर्ड जो वेडनेसडे की क्लास का। चलें इसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा फिर दोबारा शफीक साहब से कि क्या है, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको रिजॉल्व कर लें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 11:30 से क्योंकि उस दिन बुध वाले दिन मेरी अदर कमिटमेंट्स हैं, 11:30 से ऑनवर्ड 12:30 और 1:30 बजे तक क्लास में चाह रहा हूँ। ये तो कोई और टाइम हम देख लेते हैं क्या सेट होगा, ये हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और फिर आप लोगों को मैं मंडे को बता दूंगा इंशाल्लाह कि हमारी वेडनेसडे क्लास का क्या। लास्ट टाइम तो कोई सेमिनार था ICMA का ही, जिस वजह से नहीं हुई, लेकिन मेरी टाइमिंग भी वाकई लास्ट टाइम भी मुझे ज़रूरत थी कि चेंज हो जाए। लेट्स सी, ज़िलेबाद से देखते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम शफीक साहब से आगे जो कोऑर्डिनेटर है उनसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे बारे में कोई क्वेश्चन है तो बता दें क्या है। ठीक हो गया, चलें फिर हम कोई और ज़िलेबास कोई और टाइम हम रख लेंगे और दिन, या उसी दिन किसी और स्लॉट में देख लेंगे अगर हो जाए। सरयाज से ज़िलेबास जहन में रखें, सोबिया की सजेशन है उनसे एडजस्टमेंट कर लें। तो उनका भी मैं आपसे जब बात करूंगा तो फिर उनसे भी हम देख लेंगे कि एडजस्ट हो सकती है कि नहीं। चलें, ज़िलेबास आसिम जहूर भी कह रहे हैं आप अगर उनसे डिस्कस कर लें। यस, ओनली वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे 9:30 से हमारे उसी तरह एज यूजुअल 11:30 जो है मंडे और ट्यूसडे को क्लास उसी तरह ही होगी। वेडनेसडे का सिर्फ है, चलें देखते हैं उसमें उसके अलावा कौन सा है, उसके अलावा देख लेते हैं कौन सा है दिन हो सकती है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हम जो है वो रख लेंगे कि किस दिन हमने क्लास रखनी है। ठीक है, अच्छा जो आज का लेक्चर है उसमें कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, क्लास की सजेशंस आपकी ले ली हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मेरा ख्याल आज के उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, कल जो हम इससे आगे पढ़ेंगे जहन में रखिएगा, ट्यूक्यूएम क्योंकि हमने स्टार्ट किया, ट्यूक्यूएम की डेफिनेशन को दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। डैमिंग्स के 14 पॉइंट है ट्यूक्यूएम के, कल इंशाल्लाह हम देखेंगे, 9:30 से स्टार्ट होगी। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ट्यूक्यूएम है, और ट्यूक्यूएम के टूल्स हैं, 6 सिग्मा है, क्वालिटी सर्कल्स हैं, काइजन है, 5S प्रैक्टिसेस हैं। ये टूल्स इंशाल्लाह सारे तो नहीं कवर हो सके क्योंकि टूल्स भी बड़े अच्छे हैं। ट्यूक्यूएम के टूल्स तक इंशाल्लाह कल पूरी कोशिश होगी कि हम फिनिश कर लें कल की क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट फिनिश होगा। चैप्टर नंबर 9 एज ए बिट ऑफ लेंथी इस लिहाज से है कि इसके कॉन्सेप्ट्स सारे बहुत अच्छे हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमारा, इसी वजह से आज की मेकअप भी रखी है, और देखते हैं कि क्या आगे फर्दर सेट होती है क्लासेस। ठीक है, चलें देखते हैं, ज़िलेबास देख लें, कुछ सजेशन आई है, बल्कि ज़िलेबास या आपकी सजेशन है MIS की क्लास की। ठीक है, आप देख लें, सर से बात कर लें और देखते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, चलें ठीक हो गया क्लास मेरा ख्याल है, और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल ये क्वेश्चन मैं लास्ट तक देख चुका हूँ, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।